बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, लम्स के बाद वकला का सानहा। जी हाँ, अभी लम्स का जो सानहा हुआ था उसके ज़ख्म भरने तो दूर की बात है, अभी तो ज़ख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं हुई थी कि वकला ने एक ऐसी चोट लगाई है कि जिसकी दर्द शायद बहुत दूर तक और बहुत देर तक महसूस होती रहे। आज वकला की डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, उनके इलेक्शंस थे और उसमें जाहिर है एक तरफ पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स की जो सपोर्टेड रजीम है, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, और फिर वकला के अंदर आसमा जहांगीर ग्रुप, जिसको एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त उनकी सरपरस्ती करते हैं। पूरा हुकूमती पैसा, प्लॉट, हर तरह के ओहदे और ईमान बेचने के लिए तमाम तर जो रियासती वसाइल हैं वो भी पास हैं। उसके साथ साथ ISI हो, MI हो, IB हो, उनके तमाम वसाइल, उसके बाद तमाम तरह की कंसल्टेंसीज, हुकूमती जो महकमे हैं उनके अंदर दिलवाने को एहसन भून हो या आज़म नज़ीर तारड़ हों वो मौजूद। उसके बाद याद कीजिए हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तमाम इसी ग्रुप के जो जजेस हैं मेजॉरिटी वो भर्ती हुए, इसी तरह से इस्लामाबाद में, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में। मतलब कि ये ग्रुप जो है इसके पास इस वक्त आला तरीन ओहदों की और आला तरीन पुरकशिश करप्शन करने के जो मौके हैं उसकी सबसे बेहतरीन मौके मौजूद हैं। उसके बावजूद आज पूरे मुल्क की जो बड़ी बार्स हैं, मैं यही कहूँगा, जैसा मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद है, लाहौर है, वहाँ से आज इमरान खान के हक में और जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ फैसला आया है। आज वकला ने बड़ी तादाद में कैदी नंबर 804 का नारा लगाया है और ऐसे वकला जिनको सरपरस्ती हासिल थी या सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की, वो ILF इंतज़ार पंजोता की टीम हो या इस्लामाबाद के अंदर अली बुखारी या शोएब शाहीन या दूसरे जो अकाबरीन हैं उनकी सपोर्ट हो, या लाहौर के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हमारे बड़े नाम हैं, उन अहमद अवैस हैं या दूसरे लोग हैं, उनके नाम हो, वो तमाम के तमाम इन वकला को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स, उनके नीचे ये रजीम, उसके साथ आसमा जहांगीर ग्रुप, उसके साथ नून लीग, मरियम नवाज, उसकी हुकूमत, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी, मतलब कि पूरे का पूरा स्टेटस को, उसके बावजूद आज कारी शिकस्त दी है और वकला ने बड़े मार्जिन से लाहौर से मलिक आसिफ नसवाना और उनके ग्रुप को जितवाया है और इस्लामाबाद से सैयद वाजिद गिलानी और उनके ग्रुप को जितवाया है। दूसरे लफ्ज़ों में भून ग्रुप को भून कर रख दिया है वकला ने, और जिस बड़े नंबर से वोटिंग हुई है और उसके बाद जिस बड़े नंबर से एहतजाज हुआ है, और ये एहतजाज जो है ये यकीन रखिए वो जो 4.25 कनाल का एक जलसा गा और वो वाइड कैमरा एंगल से उसको पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके अंदर तमाम सरकारी मुलाजमीन को लाकर खड़ा किया गया था और वो तस्वीर में आपको बेचारे यूनिफॉर्म पहने नज़र भी आ रहे हैं। वकला का आज हर होने वाला ये एहतजाज या जीत के बाद जो एक गैदरिंग होती है वो उस जलसे से कहीं बड़ी थी। और ये जो इसके अंदर नारेबाजी थी, ये जो रिएक्शन था, वो भी हमारे टॉप जर्नल्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि जो रिजेंटमेंट है, जिस तरह का इस वक्त एंगर है, जिस तरह का रिएक्शन है, वो भी अपने अंदर बहुत कुछ कहता है कि वकला ने जिस भरपूर तरीके से एक तो पूरी स्टेटस को हराया है, और ये बहुत बड़ा धक्का है या धचका है इस पूरे सिस्टम को। उसकी वजह यह है कि जब वकला की डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं तो आधा अदालतों के ऊपर इनका कंट्रोल तकरीबन हो जाता है। अब लाहौर हाई कोर्ट बार में इन्हें शिकस्त हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में इन्हें शिकस्त हो गई है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट बार में जब इन्हें शिकस्त होगी तो वो ज़्यादा उसका जो इर्ताश है वो फील होगा। लग रहा है ये जो मोमेंटम बन रहा है कि अब अगला मरहला वही होगा। उसके इलेक्शन ज़रा साल के आखिर पर होते हैं, वो जब इलेक्शन होंगे तो उसके नताइज जो है वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले जो लोकल बार्स के इलेक्शन हुए थे उनके नताइज भी खासे हौसला अफजा थे, आल्दो कि बहुत पैसा इस्तेमाल हुआ और बहुत सारी मनूवरिंग हुई। लेकिन आज वकला ने लम्स के साने की याद ताज़ा की है और उसके बाद जो शदीद नारेबाजी हुई है
उससे ज़ाहिर है जो भी वहाँ पर आईएसआई के, एमआई के, आईबी के लोग होंगे उन्होंने नारे लिखे भी होंगे, लगाने वालों के बारे में भी लिखा होगा। तो खासी एक बेचैनी की रिपोर्ट जो है वो नीचे से ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन तक जो है वो गई होगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी आज एक बड़ा धमाका है। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर एक झूठ बोला गया और रंगे हाथों झूठ बोलने वाला उसी वक्त पकड़ा गया और जिसके खिलाफ झूठ बोला गया उसने उसी वक्त एक्सपोज कर दिया। झूठ तो लोग पाकिस्तान के टेलीविज़न पर बोल लेते हैं या किसी भी टेलीविज़न पर बोल लेते हैं, बाद में पकड़े भी जाते हैं, लेकिन इस तेज़ी के साथ पकड़े जाना और वहीं जिसको कहना मौके पर जुर्माना या छतरौल होना, ये पहले हमने नहीं देखा। ये आज सानेहा, इसकी भी मतलब इसका भी जो मेडल है वो शेर अफजल मरवत साहब को ही जाता है। ये आज उनके हिस्से में आया। उन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया और आजकल खैर वो सभी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका ये तरीका वारदात है, जब वो सिविल जज थे और वहाँ से निकाले गए थे, शायद करप्शन या किन वजूहात की वजह से मुझे नहीं पता। उसके बाद वो शायद सीडीए में, ये जो हाउसिंग का डिपार्टमेंट होता है जहाँ घर शहर अलॉट करते हैं, वहाँ भी खासा माल बनता है। उसके बाद वो वहाँ रहे और उसके बाद करते कराते वो जो भी वो यहाँ पर पहुँचे। लेकिन उनका एक पुराना शेवा है लोगों को ब्लैकमेल करना, उनके ऊपर ज़ाती हमले करना, गंदे और गलीज़ हमले करना, और इसी से लोग उनसे डरते हैं कि यार गंदा सा बंदा है, इसके गले ना ही पड़ो, ये आपको गंदा कर देगा। तो ये उनकी रेपुटेशन है अमूमी तौर पर, और उसको वो माशाल्लाह यही रखना चाहते हैं। खैर ये आप सबको पता है कि जब वो लॉन्च किए गए जनरल्स की नर्सरी में और किस तरह किए गए वो आप सबको पता है। जब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था तो उनको इजाज़त थी, उस पर मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, वो सब कुछ आपके सामने है कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का कोई शख्स नहीं निकल सकता था। ये निकल सकते थे और इन्हें सब कुछ करने की इजाज़त दी जाती थी। जनरल्स का ख्याल उस वक्त था, उनके प्लान ए बी सी डी चेंज होते रहते हैं। उस वक्त का प्लान ये था कि इन्हें केपी की हद तक इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर लॉन्च करना है, और उन्हें इसकी गलत फहमी हो भी गई, जो बाद में फिर मेरा ख्याल अब दूर हो गई या हो जाएगी। बहरहाल आजकल वो खासे इल्ज़ामात हर शख्स पर लगाते हैं, मुझ पर भी लगाते हैं, सलमान अकरम राजा पर भी, वो हर एक पर ही। पहले फवाद चौधरी पर लगाते थे, फिर कहा नहीं अब मैं उन्हें भगौड़ा नहीं कहूँगा, उन्होंने मेरे हक की बात की है, मेरी सपोर्ट की है। फिर अगले दिन फिर उन्हें जर्नल्स का टाउट कह दिया। मतलब कि काम वो चलता रहता है। वो उनके जो मिजाज है, उनकी जो तबीयत है, वो लंदन के पाकिस्तानी ज़्यादा समझते हैं कि वो एक तोहफे से वो चेंज हो जाती है, ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। लेकिन बहरहाल आज हुआ ये कि शेर अफजल मरवत साहब ने टेलीविज़न पर कहा कि आदिल बाज़ई से स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैनशिप, स्टैंडिंग कमेटी एक बड़ी पार्लिमानी तरीके से आप कहें तो एक बहुत इज़्ज़तदार पोजीशन होती है। तो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो आदिल बाज़ई से मांगी गई। आदिल बाज़ई वही हैं जिन्हें नून लीग ने ज़बरदस्ती अपने पार्टी के अंदर लेने की कोशिश की थी। उन्होंने फिर वो केस लड़ा और उनका जो जाली बयान हल्फी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जमा करवाया था, वो बाद में अदालत ने उसे जाली करार दिया और आदिल बाज़ई सुरखरू हुए और वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म पर अभी तक खड़े हैं। उनका प्लाजा, उनकी प्रॉपर्टी कोयटा के अंदर गिराई गई, लेकिन वो दलेरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। उन्हीं आदिल बाज़ई साहब के बारे में इन्होंने शायद नसीम ज़ारा साहबा के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में शमूलियत के लिए 3 करोड़ रुपए उनसे मांगे गए। अब मैंने जैसे आपको कहा ना कि वो एक उनके हाथ में स्टेन गन है इल्ज़ामात लगाने की, वो इल्ज़ामात लगाते हैं और यही उनका तुर्रा इम्तियाज़ है कि इतने झूठे इल्ज़ामात लगाओ, कुछ भी बोल दो, ताकि अगला बंदा डर जाए कि यार इस बंदे की तो कोई अखलाकियात ही नहीं है, इसका तो कोई लेवल ही नहीं। वही जो नून लीग करती है, जो इमरान खान के बारे में नून लीग कुछ भी कह देती थी, वही इनका वतीरा है। वैसे इनकी असल जो जगह है वो वही बनती है जो इनकी तबीयत है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया कि 3 करोड़ रुपए मांगे गए थे। उसी वक्त आदिल बाज़ई ने टेलीविज़न पर आकर कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसी किसी बात का नहीं पता, मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे। चलें, बाकी भी चीज़ें ऐसी होंगी, लेकिन चलें बहरहाल ये तो आज एक मैं डिबैकल ही कहूँगा जो लाइव मीडिया के ऊपर हुआ। हमने अमूमी तौर पर ऐसे होता नहीं देखा कि बंदा मौके पर ही उसकी पकड़ाई हो जाए या छतरौल हो जाए, जो आज हुई है। अच्छा जी, अगली खबर वीपीएन के बारे में रखते हैं आपके सामने। वीपीएन जो है वो अब समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेला जा रहा है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैं वीपीएन लगाता हूँ, दूसरी तरफ अब हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक प्राइज़ बांड वाले जो हमारे दोस्त हैं, वो दोनों तरफ खेलते हैं। उनको कभी कभी जमहूरियत याद आती है,
फिर वो बड़े तत्ते बयान देते हैं, कहते हैं सियासतदानों को बैठ के बात करनी चाहिए, सियासतदान ही बात करेंगे। फिर उन्हें किसी दिन दोबारा उनके अंदर से नून लीग वाली शमा जो है वो जलती है, जगती है नहीं, वो शमा नहीं है, ज़ाहिर है ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, शमा उनके अंदर जलती है। तो जब शमा उनके अंदर नून लीग की जलती है तो फिर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़े गलीज़ इल्ज़ामात और वो सारा उस रॉ में निकल जाते हैं। तो वो जानबूझ के नहीं करते, वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप ऐसे हो गई है। वो किसी ज़माने में अपने आप को बड़े ही एक इनकलाबी और मज़ाहमती सियासतदान समझते थे, फिर वो प्राइज़ बॉन्ड की नज़र हो गए, नून लीग की नज़र हो गए, और तब से अब उनके अंदर मुज़ाहमत और मुफाहमत का एक इंतशार बरपा रहता है, और उसके अंदर कई दफ़ा वो खुद गुम हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ और मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन कभी कभी ज़ाहिर है सो के उठते हैं तो वो जो मुज़ाहमती साद रफ़ीक साहब की एक सोच है कि मैं हूँ, वो वाला बयान दाग देते हैं। फिर शाम तक साईं याद करवाते हैं कि नहीं जनाब, आपके भाई भी वज़ीर मशीर हैं, आप भी चले नहीं जीत सके, अगली दफ़ा जीतेंगे। तो फिर वापस हम अपने बयानिए पे आ जाते हैं। खैर, उन्होंने एक ट्वीट किया है अब कि 1 साल हो गया है ट्विटर को बंद किए हुए, एक्स को, और अब खोल देना चाहिए, लोग वीपीएन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ बंद करने का, ये उन्होंने कहा है। लेकिन उसके साथ ही ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, सुनिए। सुन लिया आपने। अब ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह है, हालांकि दोनों ये सीनियर तरीन मेंबर हैं। अगर इन्होंने खोलना है तो 1 मिनट लगता है, लेकिन अब अगली बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि बैन इन्होंने लगाया है, अगर मैं ये कहूँ कि फ़लाँ को इन्होंने पकड़वाया, अगर मैं कहूँ कि फ़लाँ के साथ ज़्यादती इन्होंने करवाई है, तो इससे बड़ी मुनाफ़कत कोई नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जब मैं नून लीग के बारे में कहता हूँ कि ये बैन नून लीग ने लगवाया, या कोई काम भी नून लीग ने करवाया है, तो ये मैं बेसिकली फिर ज़्यादती कर रहा हूँ नून लीग वालों से भी। उन बेचारों को कौन सुनता है? ये सब कुछ ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम कर रही है। एक्स पर बैन भी उन्होंने लगाया। ये बेचारे तो मेरा मतलब है कि इन्होंने उस पर क्या बैन लगाना है, ये तो एक रिक्शे के साइलेंसर पर बैन नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ से अहकामात से हो रहा है, लेकिन ये नीचे समीउल्लाह कलीमुल्लाह ऐसे ही बयान दे के, तत्ते बयान दे के अपने आप को राज़ी कर रहे हैं। और मैंने दोबारा कहा ना, एक मुज़ाहमती है और एक मुफाहमती है, दोनों जो अंदर शख्सियात हैं उनको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो पंजाब हुकूमत ने, वो बड़ी ख़तरनाक खबर है। वो खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पता होगा, बेसिक हेल्थ यूनिट जिसे कहते थे, हर गांव कस्बे में वो मौजूद होता था, उसको अब मरियम ने प्राइवेटाइज़ करने का फ़ैसला किया है। और अब उसके लिए गालिबन शुरू में कोई 20,000 के करीब कोई नर्सें या और लोग रखे जाएंगे। तो मतलब उसमें एक तो वाफर मकदार में लोगों को भर्ती किया जाएगा, वो अब नून लीग के एमपीएस और एमएनएस को कोटा दिया जाएगा, वहाँ पर पैसा बनेगा उन भर्तियों के ऊपर। लेकिन चले, ये तो एक उन्होंने किया ही कि एक, आपको पता है कि आजकल रवाज है पुरानी बोतल और नई खबर, या नया पुरानी बोतल के अंदर नया मंसूबा डाल के आजकल मरियम साहबा बेच रही हैं। हाल ही में आपने फ़िरोज़पुर रोड पर देखा उनका जो रंग उतरा कि वो पता नहीं 12 के 15 करोड़ रुपए लग गए और वो रंग बाद में पहली बारिश में उतर गया। तो यही इनके सारे मंसूबों का हाल है। इसी तरह इलेक्ट्रिक बसें जो 2021 में ही चल चुकी थी उस्मान बुज़दार के ज़माने में, उसको दोबारा पेंट करवा के उस पर अपनी तस्वीर लगाकर दोबारा जारी कर दी। अब ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट जो हर जगह मौजूद थे, इन्हें हेल्थ कार्ड की तरह पहले बंद किया गया है, अब इन्हें प्राइवेटाइज किया गया है, और अब इसके ऊपर बताया जाएगा कि ये मरियम नवाज़ ने शुरू किए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात एक और हुई आज की मीटिंग में, ये ज़राए से हम आपको अंदर की बात बताने लगे हैं, और अब फंसा हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट कि जाएं तो कहाँ जाएं। ये तो आपको अभी तक पता चल गया कि बाजी मरियम हर जगह पर अपनी तस्वीर लगवाती हैं, और इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं मरियम औरंगज़ेब। मतलब वो डस्टबिन हो, कचरे का डब्बा हो, वहाँ बाजी मरियम की तस्वीर है, कचरा उठाने वाली गाड़ी हो, वहाँ बाजी मरियम की तस्वीर है, कोई एमआरआई की मशीन हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ बाजी मरियम की तस्वीर है, कब्रस्तान के बोर्ड्स तक बाजी मरियम की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं, हर जगह बाजी मरियम की तस्वीर लगती। आज मसला ये हुआ है कि जब ये पंजाब हुकूमत ने सूबे में मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, वो जो बेसिक हेल्थ थे उसका नाम अब मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज रख के वहाँ भी बाजी मरियम की तस्वीर और नाम उसके साथ लगाने के अहकाम दिए। लेकिन इस आज ही की मीटिंग में एक इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के तावन से एक और प्रोग्राम पाकिस्तान की, क्योंकि आबादी में पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो आबादी को कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं, इस तरह का मटीरियल होता है सारा, जो ख़वातीन गोलियां खाती हैं या कॉन्डम्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इस तरह का मटीरियल फ्री में दिया जाता है या सस्ता दिया जाता है ताकि आबादी कंट्रोल हो सके।
अब उस प्रोग्राम का भी कुछ हिस्सा था आज की मीटिंग में। अब हेल्थ डिपार्टमेंट को समझ नहीं आ रही कि वो फीडबैक क्या दें, क्योंकि आज उन्हें अहकामात ये दिए गए हैं, गौर से सुनिएगा। आज उन्हें ये अहकामात दिए हैं कि वो जो तमाम मटीरियल है उस पर भी बाजी मरियम की तस्वीरें लगाएं। अब उसका जो लीफलेट वगैरह होगा उस पर तो समझ आती है कि तस्वीर लग जाएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव की जो गोलियां हैं, कॉन्डम्स हैं, ये दूसरा मटेरियल है, उस पर अब किसी भी पॉलिटिकल लीडर, वो शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, अली अमीन गंडापुर हों, कोई भी हों, उनकी तस्वीर का क्या लेना देना है? लाइक यू कांट अंडरस्टैंड। और फिर एक खातून की तस्वीर उनके ऊपर लगाना वैसे ही बहुत मायूब सी बात होगी, लेकिन पता नहीं इनकी अकल किधर चली गई है, घास चरने चली गई है। वो जब मीटिंग में मरियम औरंगज़ेब ने ये अहकामात दिए, जाहिर है वो मरियम नवाज़ के माँ पर ही दिए, तो आगे से किसी ने कहा कि देख लें, उन्होंने कहा हर मटेरियल के ऊपर लगाएं। अब या तो फिर मरियम नवाज़ औरंगज़ेब को समझ नहीं आई और मरियम नवाज़ को समझ नहीं आई कि उनका जो मटेरियल है वो है ही ये। अब आबादी कंट्रोल करने के लिए पतंगें तो उन्होंने कोई उड़ानी नहीं कि उन पतंगों के ऊपर लगी होगी, या डस्टबिन तो पड़े नहीं होने, या आबादी कंट्रोल करने के लिए कोई पार्क तो बनना नहीं, कोई सड़क तो बननी नहीं जिसका नाम रख देना, या कोई बोर्ड तो लगना नहीं। उसके तो यही चीज़ें होती हैं ना कि आप काउंसलिंग करेंगे तो उसमें लीफलेट देंगे, मटेरियल देंगे, बताएंगे, या आप लोगों के एक वो सर्जरी का तरीका होता है, आपको पता है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ मेडिकल, वो लोगों को पता है कि एक सर्जरी नुमा चीज़ भी की जाती है मर्दों की, या फिर ख़वातीन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियाँ होती हैं, मर्दों के लिए कॉन्डम होते हैं। अब इस मटीरियल पर तस्वीरें, कौन लोग हो तुसी? एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। मैं हाथ जोड़ जोड़ के आपको कहता हूं कि प्लीज़ अब इन पर तस्वीरें ना लगवा दीजिएगा, पूरी दुनिया में मजाक बनेगा और बाजी मरियम का ज़्यादा मजाक बनेगा। कुछ ख्याल करें, कुछ आप लोग सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर क्विकली आपके सामने रखनी है कि अमरीकी फ़ौज में, हमने आपको ये तो बता दिया था कि नेवल और एयरफोर्स के चीफ उन्होंने फारिग कर दिए हैं। अब जनरल ब्राउन, जी हैं, जनरल ब्राउन जो हैं वो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो उनके हैं, जैसे हमारे साहिर शमशाद हैं, ऐसे ही अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ उनके हैं जनरल ब्राउन, उनको अब फारिग कर दिया गया है। जी हाँ, ट्रंप ने उनको फारिग किया और उनकी जगह पर नए जनरल को नामजद कर दिया है। ट्रंप के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा कि ये सारी टीम जो है इनको हम फारिग कर रहे हैं और नई टीम ला रहे हैं। ख़त भी आपके सामने रख रहे हैं। ये है तरीका जहां जमहूरियत होती है। एक ख़त पर उन्होंने टॉप के तमाम जर्नल्स जो हैं वो फारिग कर दिए हैं। लेकिन अगर अमेरिका में भी मेरे अजीज़ हम वतनों होता, या अमेरिका के जर्नल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मुहिब वतन होते या इतने ज़्यादा समझदार होते जितने हमारे हैं, तो उसी टाइम मार्शल लग जानी थी, ट्रंप को हथकड़ियाँ लग जानी थी, जहाज़ की सीट के साथ बांध देना था और अटक के या किसी किले में डाल देना था, और फिर दे दमादम मस्तकल अंदर जो है वो चल पड़ना था। फिर पार्टियां टूटनी थी, बननी थी। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से लोटा ग्रुप निकाल लेना था, फिर ये कर देना था, वो कर देना था, और फिर कौम के वसीतर मफाद में अदालतों पर कब्जा कर लेना था। नया आइन आ जाना था, नजरिया ज़रूरत पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे देना था। सोचें क्या कुछ नहीं होना था, पूरा फैब्रिक ही अमेरिका का बदल जाना था। लेकिन शुक्र करें अमेरिका पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनरल ब्राउन जो वहाँ के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनको फारिग कर दिया गया है, उसके साथ नेवी के चीफ को भी फारिग किया गया है, एयरफोर्स के चीफ को भी फारिग किया गया है। लेकिन कोई चूं की आवाज़ नहीं आई। सारे नए ओहदों पर सारे लोग आ जाएंगे, पुराने चुप करके घर चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो फौरी तौर पर हुब्बुल वतनी और नेशनल सिक्योरिटी और मज़हब और करैक्टर असैसिनेशन, पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाना था। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।